बाकी क्लासेस समझ आ रही हैं गणपत तुम्हें? हाँ मेरी तुमने करी थी, कोई नहीं, अब वैसे भी नया टॉपिक चलेगा ना, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन तुम्हारे सामने ही स्टार्ट हुआ था ना। नहीं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तुम अलग से प्लेलिस्ट में जाके सिलेक्ट करोगे तो मेरे सारे लेक्चर आ जाएंगे लाइन से। अच्छा। अच्छा, वो प्रदीप सर होंगे। हाँ, मेरे वेक्टर के 2 लेक्चर अलग हैं, बाकी सब प्लेलिस्ट में है। रुको, मैं तुम्हें वो भेज दूं क्या, लिंक प्लेलिस्ट का? रुको रुको, मैं तुम्हें प्लेलिस्ट का लिंक भेज देता हूँ। हाँ गणपत। हाँ, अरे वो शायद एक्चुअली आज लाइट नहीं आ रही हम लोगों की सुबह से, तो मेरे को फ़ोन के नेट से क्लास लेनी पड़ रही है, तो बीच बीच में थोड़ा सा एरर आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा कॉपरेट करना, आज की दिक्कत है बस ना, सुबह से ही लाइट नहीं आ रही है हमारी। तो मैं तुम्हें प्लेलिस्ट का लिंक भेजता हूँ, ये 1 मिनट बस, खुल गई है। ये मैंने तुम्हें प्लेलिस्ट का लिंक भेजा है, इसमें मेरे सारे लेक्चर तुम्हें लाइन से मिल जाएंगे। और इसमें स्टार्ट के 2 लेक्चर्स नहीं होंगे, फर्स्ट और सेकंड, वो अलग से मिल जाएंगे तुम्हें वेक्टर्स करके, उनके लिंक मैं अलग से भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है गणपत। हाँ तनिष्क बोलो। वेक्टर्स में ठीक है, मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। 27 और 47, ठीक है। ये हो गया हमारा 27, ये डाइवर्जेंस यही है। क्या कह रहे हो? अच्छा, ये जो ये वाला है, दिस वन, ये, हाँ हाँ,
ओके ओके। अच्छा ठीक है, देखो हाँ देखो, ds तो हमारा एरिया एलिमेंट है, तो हम जिस भी प्लेन के लिए ले रहे होंगे वो आ जाएगा। यहाँ पे हम एक्स जेड प्लेन की बात कर रहे हैं, तो एक्स जेड प्लेन में एरिया एलिमेंट dx इंटू डी जेड होता है, ठीक है। तो dx dz तो वहां से आ गया। अब जिस भी प्लेन की बात करते हैं नॉर्मल थर्ड होता है। मान लो एक्स जेड प्लेन पे तुम देखोगे नॉर्मल, तो एक्स जेड प्लेन पे नॉर्मल आएगा वाई वाला, वाई मीन्स जे कैप। तो अगर इसका नॉर्मल तुम देखोगे तो इसका नॉर्मल अगर तुम देखोगे एक्स जेड प्लेन का तो जे कैप आएगा। तो ए डॉट डी एस अगर हम बेसिकली कर रहे हैं तो ये ए डॉट जे हो जाएगा, ए डॉट जे, जो कि ए वाई आता है। तो इसलिए यहाँ पे, और ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल होगा। अगर हम नीचे देखो, ये फिगर देखो, अगर मान लो तुम ये नीचे ये वाला प्लेन लेते हो, ये दिस वन, ये, तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा। और अगर तुम ये वाला प्लेन लेते हो तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो कैलकुलेशन करी गई है ये इस वाले प्लेन के लिए, ये जो जीरो पे है, तो इसका नॉर्मल इस साइड है, मतलब माइनस जे कैप हो गया। तो ये माइनस ए वाई, ये ब्रैकेट में जो वाई है ये शो करता है कि ये हमारा फंक्शन है वाई का, वाई के साथ चेंज हो रहा है, इंटू एरिया एलिमेंट डी एक्स इंटू डी जेड, ठीक है। और बताओ, और 47 ये वाला, दिस वन है ना, ओके। अच्छा ये मैंने करा नहीं रखा, इसमें मैंने करने के लिए दिया होगा ना। ए पार्टिकल मूव सो डेट इट्स पोजीशन वेक्टर इज, देखो एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर हमको दिया हुआ है। वी हैव इट्स पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। ओमेगा कांस्टेंट है। शो डेट द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू r। अब देखो तुम्हें शो करना है वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर है। इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले देखो हम पे वेलोसिटी है नहीं, ठीक है, लेकिन हम r से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बताओगे, कोई बताएगा? आदर्श तुम बताओगे? हमको r गिवन है, r से अगर वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, बिल्कुल। तो तनिष्क समझ आया? तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तुम तो वेलोसिटी आएगी, देखो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, ये आ जाएगा ओमेगा साइन कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो ये आ जाएगी तुम्हारी वेलोसिटी। अब तुम्हें शो करना है जो वेलोसिटी है वो आर के परपेंडिकुलर है। देखो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, और बीच का एंगल 90 डिग्री होने का मतलब है अगर तुम उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है और कॉस 90 जीरो होता है। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब ही यही होता है कि उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो पहले तुम इस r से वेलोसिटी निकालोगे डिफरेंशिएट करके, उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट तुम r से करोगे और v डॉट r जीरो आएगा। समझ गए? पक्का समझ आ गया ना? इसका डिफरेंशिएशन करना। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करो अभी, इसका r का। अभी कॉपी पेन है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ, r का डिफरेंशिएशन करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। और बाकी लोग भी करो, अमित, आदर्श और कौन है क्लास में? गणपत तुम भी करो। हो गया? क्या आया?
अच्छा, आ गया ना। अब एक काम करो, जो भी आया है उसका आर के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, आर डॉट वी निकालो। अभी जो आया वो वी है, आर तुम्हें गिवन है, आर डॉट वी करो और बताओ मेरे को कितना आ रहा है। आर डॉट वी कैलकुलेट करो। और कोई कर रहा है? गणपत तुम कर रहे हो? वी की वैल्यू तो तुम आर को डिफरेंशिएट करके निकाल लोगे ना, डिफरेंशिएशन करना आता है? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब क्या, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, जो तुम्हारी वेलोसिटी आई है और जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आर और वी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखो, आर डॉट वी। डॉट प्रोडक्ट करना आता है? कितना? हाँ आदर्श बोलिए। हाँ हाँ हाँ, समझ नहीं आया। अच्छा, अगली क्लास नहीं अटेंड कर पाओगे ये कह रहे हो? ठीक है, हाँ तुम लीव कर दो। हाँ हाँ हाँ, तुम अगली क्लास अटेंड कर लेना, ठीक है। हाँ कोई नहीं। हाँ तनिष्क, जीरो आ रहा है? हाँ, जीरो का मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। हाँ गणपत, अब तुम बताओ, तुम डॉट प्रोडक्ट करके देखो गणपत, तुम भी डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। और डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब ही यही होता है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। समझ आया गणपत के नहीं? अच्छा, तनिष्क तुम बताओ डॉट प्रोडक्ट कैसे किया तुमने, एक्सप्लेन करो एक बार। गण समझ गए गणपत, है ना? ठीक है, गुड। तो और देखो इसका अगला पार्ट क्या है। द एक्सेलरेशन ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो तनिष्क, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बता सकते हो? यार हिंदी में तो मुझे नहीं पता। कोई है किसी का? यार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आता है, क्या कहते हैं वो एक्सेलरेशन को हिंदी में, मुझे नहीं पता। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, वही होता है, वही होता है। हाँ हाँ हाँ, क्या कहते हैं इसको हिंदी में? उड़न, हाँ तनिष्क समझ आया? तो
तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट, अब जो भी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था ना हमारा, हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गई थी। अब वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर दो एक बार और फिर देखो क्या आता है। हाँ उसको फिर से हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, उसको फिर से डिफरेंशिएट करो। अब इसमें से जो भी आया होगा, अगर तुम उसमें से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो वो एक्स बन जाएगा ऐसा का ऐसा, मतलब जो आर जो हमने डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो तुम्हारा ए आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यही आ रहा है तनिष्क, है ना। अब देखो यही हमसे पूछा गया था, ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो इसमें जो नेगेटिव साइन है वो हमें ये डिनोट करता है कि द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। और अभी विजिबल है। सो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन मींस ओरिजिन की तरफ है, नेगेटिव से पता चलेगा। एंड हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, वो भी हो गया। वी हैव माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ रहा है ना, तो वो भी हो गया ना। लास्ट पार्ट इज आर क्रॉस वी इज इक्वल टू ए, एक हाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होगा, एक्स नहीं, है ना। और द लास्ट पार्ट इज आर क्रॉस वी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट वेक्टर। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है सबको, दोनों को तुमको, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। आर भी है तुम्हारे पास, वी भी है, तुम क्रॉस प्रोडक्ट करना मैट्रिक्स मेथड से। तो जब कैलकुलेट करोगे तो देखोगे कि आर क्रॉस वी एक कांस्टेंट आएगा, इट विल बी ए कांस्टेंट। सो ये पार्ट भी हो जाएगा। समझ गए? करके देखो, अभी इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, है ना, करके देखो। गणपत तुम्हें आता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना? नहीं वो दिस इज अ मेथड ऑफ, ये तो एक फॉर्मूला हो गया, a इंटू बी इंटू साइन थीटा, पर इसको कैलकुलेट क्या, हाँ पर मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, जैसे आई क्रॉस जे, ये सब देखना पड़ेगा तुम्हें। तो मैट्रिक्स मेथड से निकालते हैं, जिसमें पहली रो आई जे के होती है, दूसरी रो आर वेक्टर होगी, तीसरी रो वी वेक्टर होगी। उसके बाद उस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तब तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आएगा। हाँ पूछो यार, तुम भी पूछो, 1 मिनट रुक जाओ बस, है एक बार ये वाला प्रॉब्लम क्लियर कर दें फिर तुम पूछना। तनिष हो गया? हाँ अमित तुम बताओ, तुम्हें क्या पूछना है? अच्छा पीपीटी का क्वेश्चन है या कोई और क्वेश्चन है? मतलब
तो क्वेश्चन या तो मेरे को दिखाओ या भेजो, मतलब ऐसे तो नहीं मतलब प्रॉपर क्वेश्चन दोगे तो मैं बता पाऊंगा। हाँ हाँ, एक बार क्वेश्चन ढूंढ लो, फोटो भेज दो व्हाट्सएप पे अगर भेज सकते हो तो, या ग्रुप में भेज दो। हाँ आ तो रहा है कुछ। क्वेश्चन नंबर 64 ये स्पीगल का है। पेज नंबर बता दो, मैं बुक अपने लैपटॉप में खोल लूँगा, तुम हटा दो इसको। पेज नंबर 100। ठीक है ठीक, हटा दो इसको, शेयरिंग हटा दो, मैं खोल लूँगा। ये है ना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेन कट ऑफ बाय x0 y0 x1 y1, है ना, ये है ना। हाँ तो 1 आ गया ना कांस्टेंट, यही प्रूफ करना है। ओके चलो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अमित, हाँ अब तुम बताओ। अमित, अमित, हाँ हाँ, सो एक्टिव रहा करो यार। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 64 है, देखो बताता हूँ मैं कैसे करना है तुम ट्राई करना। इसमें एक प्लेन की इक्वेशन तुम्हें गिवन है, x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 12, और इसके दो पार्ट हैं। पहले केस में तुम्हें वो एरिया निकालना है जो x0 y0 x1 और y1 से कट होता है। दूसरे में तुम्हें वो एरिया निकालना है जो x0 y0 और एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इससे कट होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसकी देखो स्टार्ट बिल्कुल बेसिक तरीके से करना, जैसे हम सरफेस इंटीग्रल निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एफ डॉट जो भी हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है, मान लो इसको तुमने ए मान लिया, ए डॉट एन कैप डी एस। अब पहला एक पॉइंट तो है, तुम एन कैप कैसे निकालोगे। एन कैप निकालने के लिए हम ग्रेडियंट निकालते हैं। ठीक है, तो इसका जो भी गिवन है इसका ग्रेडियंट निकालना, तो तुम पे एन कैप आ जाएगा। फिर डी एस के लिए तुम किसी भी एक प्लेन में प्रोजेक्शन कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक्स और वाई की लिमिट गिवन है, तो तुम एक्स वाई पे प्रोजेक्शन कर लेना। जब एक्स वाई पे प्रोजेक्शन करोगे तो तुम्हारा डी एक्स डी वाई अपॉन एन डॉट के है ना, तो वहां से तुम्हारा वो आ जाएगा। उसके बाद लिमिट तुम्हारे पास है एक्स की और वाई की 0 to 1 0 to 1, और क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है तो जेड की वैल्यू 0 होगी। हाँ हाँ हाँ, जो भी तुम्हें इक्वेशन गिवन हो, ए डॉट एन कैप डी एस जो हमारा बेसिक फॉर्मूला सरफेस इंटीग्रल का है, उसमें अगर ए मतलब मैंने शायद एफ यूज किया था पीपीटी में, तो एफ हो तो एफ की जगह प्लेन की इक्वेशन डाल दो, ए है तो ए की जगह प्लेन की इक्वेशन डाल दो, मतलब जो भी है उसकी जगह तुम्हें जो भी प्लेन सर्कल गिवन है उसकी इक्वेशन डालनी होती है। ठीक है, कोई नहीं, सेम तरीके से सेकंड पार्ट करना, बस उसमें लिमिट थोड़ी चेंज हो जाएगी क्योंकि उसमें सर्कल भी गिवन है। ठीक है, हाँ और बताओ, और किसी को प्रॉब्लम। अंकिता बेटा तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? आवाज
बेटा थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलोगे? हाँ 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 हाँ। ओके ओके। क्वेश्चंस आज अभी मॉड्यूल हुआ नहीं है ना, वो ख़त्म नहीं हुआ अभी। अभी मैं कराऊंगा। अभी तो मैं, हाँ हाँ, अभी तो मैंने तुम्हें बेसिक, हाँ अभी तो मैंने तुम्हें इंट्रो दिया था उसका। अभी हम उसमें आगे डेरिवेशंस हैं उसमें प्रॉपर ना, जैसे डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है, तो डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की, कौन सा बोल रहे हो बेटा? अच्छा, मॉड्यूल 1 का पार्ट 2 जो है मैकेनिक्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा अच्छा, उसमें बेटा देखो, जैसे तुमसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या कोई तुम्हें मैंने मोशन दे दिया और तुमसे पूछ लिया ये किस तरीके का मोशन है, 3 तरीके के पढ़ाए हैं ना, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, पार्शियली कंस्ट्रेंट, उसमें से कौन सा है, या फिर कुछ दे दिया उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ ली कि इसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और जैसे गैस के लिए मैंने तुम्हें दिखाया था कि मोनो एटॉमिक में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, इस तरीके से हो सकता है कोई गैस का मॉलिक्यूल दे दिया जाए, और ये तुम्हें मतलब उसमें गिवन नहीं होगा कि ये मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, वो तुम्हें खुद से उस को देख के सोचना पड़ेगा। फिर हो सकता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ ली जाए। तो बस इसी तरीके के उसमें से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा उसमें से क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ, और बताओ। हाँ, और गणपत ज्ञानचंद, क्या प्रॉब्लम है और बताओ। ज्ञानचंद, तुमने पढ़ना स्टार्ट किया वेक्टर्स के जो पुराने लेक्चर्स थे वो सुनने शुरू किए, रिकॉर्डिंग जो अवेलेबल है, तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कुछ पूछना है, प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं है? हाँ तो बताओ ना कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा। हाँ 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 हाँ। पेज नंबर बताओ पीपीटी का। 13th। ओके, ये क्वेश्चन है क्या? ये भी नहीं है। एक मिनट यार, कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? फिर से रिपीट करना क्वेश्चन। एक सेकेंड यार, आई थिंक स्टार्ट का होगा। तुम पीपीटी का पेज नंबर बताओ, तुम पेज नंबर गलत बता रहे हो यार। 13 यार, ऐसे तो कोई क्वेश्चन मिल नहीं रहा। तुम शेयर करो, तुम स्क्रीन शेयर करो, अपनी स्क्रीन शेयर करनी आती है? स्क्रीन शेयर करनी नहीं आती? इसमें तुम गूगल मीट में साइड में ऑप्शन होगा प्रेजेंट नाउ का, उसमें जाके अपनी पीपीटी शेयर कर दो। क्योंकि मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन अपनी पीपीटी में दिख नहीं रहा है, और मुझे याद भी नहीं है मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन पुट अप किया था। अच्छा चलो कोई नहीं, तुम पीपीटी से देख के बता रहे हो या बुक से बता रहे हो, ये बताओ मेरे को।
यानी बुक की पीपीटी नहीं है, बुक अलग है, पीपीटी अलग है। तुम मेरे ख्याल से बुक बता रहे हो, रुक जाओ यार, बुक चेक करने दो। बुक का पेज नंबर 13। हाँ बोलो। हाँ, आई थिंक ही इज डिस्कसिंग अबाउट बुक 11, 12, 13। पर बुक में भी 13 पेज नंबर में तो कुछ और है। क्या कह रहे हो? ओके ओके, तुम लोगों के पास पीपीटी नहीं है? हाँ, मैं अब मिल गया मेरे को। बुक का पेज नंबर 7 है वो। अच्छा गणपत, तुम फिजिक्स के ग्रुप में ऐड नहीं हो? ऐड हो ना तुम, तो वहां पे पीपीटी नहीं मिली तुम्हें? अच्छा अच्छा, मैसेज मैसेज करना ग्रुप में, मैं तुम्हें पीपीटी फॉरवर्ड कर दूंगा। ग्रुप में हाई का मैसेज कर देना अपने नाम से, ठीक है? और क्या नाम है, ज्ञानचंद, तुम पहली बात तो बुक की बात कर रहे हो, बुक का पेज नंबर 6 है। ये बोल रहे हो ना तुम, सीन्स द ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज इमेटीरियल, वी मे स्टार्ट विद एनी वेक्टर f1 to f1 add f2 then f3 द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल, यही है ना? हाँ हाँ, देखो ये तो बेसिक चीज़ है। अगर किसी पॉइंट पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, मान लो वेक्टर फॉर्म में, जैसे इसमें तुम फिगर में देखो जो तुम पूछ रहे हो मेरे से, इसमें 6 फोर्स हो रही है ना, F1 F2 F3 F4 F5 F6, 6 फोर्स अप्लाई करी गई हैं। तो ये हमको बताता है कि जो रिजल्टेंट होगा वो इन सारी फोर्सेस का सम होगा। देखो उन्होंने लिख भी रखा है, R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6। दिख रहा है? बस ये यही बताता है और कुछ भी नहीं है, कि अगर किसी पॉइंट पे एक से ज़्यादा फोर्सेस हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो सबका सम होगा, दैट्स इट। ये रिजल्टेंट बना के दिखा रखा है। जैसे दो दो वेक्टर का रिजल्टेंट लोगे ना तुम, तो जैसे F2 F1 का लिया, एक होगा, फिर वो जो आएगा उसका दूसरे के साथ लोगे, इस तरह जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा वो लास्ट में जो इन्होंने बना के दिखा रखा है R, ऐसे आएगा। क्योंकि हमेशा रिजल्टेंट दो वेक्टर से तीसरा आता है, फिर तीसरे चौथे से पांचवा आता है, पांचवे छठे से सातवां आता है। ये फिगर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए उन्होंने सिर्फ दो से बना के फिर फाइनल वेक्टर बना दिया है। समझे? तुम्हारे पास बुक है, पीपीटी नहीं है? ठीक है, पीपीटी मैं फिर से शेयर कर दूंगा आज। वैसे मैंने कई बार करी है, आई थिंक होनी चाहिए। कोई नहीं, मैं फिर से शेयर कर दूंगा, ठीक है? हम्म। और बताओ, अगर किसी को मॉड्यूल 1 के सेकंड पार्ट में भी दिक्कत है तो वो भी पूछ सकता है। मैंने मॉड्यूल 1 का सेकंड पार्ट मैकेनिक्स भी खत्म करा दिया था। मैं शेयर कर देता हूँ वो वाली पीपीटी। आई थिंक वेक्टर्स देख देख के तुम लोगों को काफी आ गया है अभी। हाँ अंकिता, तुम इसमें ही पूछ रहे थे ना बेटा? हाँ तो देखो, इसमें यही दो तीन तरीके के क्वेश्चन है। जैसे तीन तरीके के इसमें हमने मोशन पढ़े, कंप्लीटली कांस्टेंट, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट, सक्सेसफुली। तो कोई हो सकता है तुमको केस दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि ये तीनों में से कौन से केस में आएगा, मतलब क्या ये कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन है, इनकम्प्लीटली है, सक्सेसफुली है। दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आ सकता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे पूछा जा सकता है। मतलब एक मोशन का एग्जांपल दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। हालांकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, चांस कम है इस तरह के क्वेश्चन आने के। कांस्टेंट मोशंस पे ज़्यादा अगर इसमें से आएंगे तो या तो डिग्री ऑफ फ्रीडम या कांस्टेंट मोशन पे आएगा। ये दो टॉपिक इसमें मेन है, ठीक है ना? हाँ इसमें पूछना है किसी। हाँ हाँ, समझ नहीं आया बेटा, रिपीट करोगे फिर से?
अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके। वो बेसिकली तुम्हें समझाने के लिए मैंने किया था। उसको थोड़ा सा पुली पे आ सकता है और किसी टॉपिक पे नहीं आएगा। एक पुली पे एक आधा क्वेश्चन कांस्टेंट का आ सकता है, क्योंकि कांस्टेंट मोशन में पुली सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। उसके अलावा और किसी पे नहीं आ सकता। हाँ, तो क्या नाम है, ज्ञानचंद और गणपत, तुम लोगों ने ये वाला टॉपिक पढ़ा है? नहीं है? ये पीपीटी फिर से भेज दूंगा मैं, इसके रिकॉर्डेड लाइक देखो। ये फर्स्ट मॉड्यूल का ही सेकंड पार्ट है। इसमें जस्ट बेसिक इंट्रो है क्लासिकल मैकेनिक्स का, है ना। बाकी इससे ज़्यादा नहीं है। इसमें सबसे पहले स्टार्ट में देखो, तुम्हें मैं स्टार्ट से ही बता देता हूँ। सबसे पहले तो मोशन के बारे में बात करी गई है। मोशन क्या होता है? मोशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो हम उसको मोशन कहते हैं, ठीक है ना। और मोशन हमेशा किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे अगर मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, तो अभी तुम देखोगे तो तुम्हारे लिए मैं रेस्ट पे हूँ, लेकिन अगर कोई मून से देखेगा तो उसके लिए मैं राउंड मोशन कर रहा हूँ, क्योंकि अर्थ हमेशा गोल घूमता है, ठीक है ना। तो मोशन किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में होती है। अब टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन होता है जो सीधा सीधा होता है, आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अप और डाउन। रोटेशनल मोशन होता है जिसमें बॉडी रोटेट करती है। पीरियडिक मोशन जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपनी मोशन को रिपीट किया जाता है। नॉन पीरियडिक मोशन जिसमें इरेगुलर इंटरवल में मोशन होती है, ठीक है। डायरेक्शन के बेस पे बात करें तो 1 डायमेंशनल मोशन हो सकता है, 2 डायमेंशनल मोशन हो सकता है, 3 डायमेंशनल मोशन हो सकता है। और स्टेट के बेस पे बात करें तो 2 तरीके का हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। अब कुछ कांस्टेंट होते हैं मोशन पे, ठीक है ना। ये देखो, कांस्टेंट फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट constraining ऑब्जेक्ट exert on ऑब्जेक्ट टू मेक इट फॉलो द मोशनल कांस्टेंट। मतलब जैसे ये पेन है, तो अगर ये यहाँ पे है तो ये ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह जा सकता है। लेकिन मैं इसे अगर एक टेबल पे रख दूं और टेबल रिजिड है तो ये नीचे और ऊपर नहीं जा सकता। तो हमने इस पे कांस्टेंट लगा दिया, ये एक कांस्टेंट आ गया है, जिसकी वजह से इसका एक तरीके का मोशन खत्म हो गया, जो नीचे नहीं जा सकता। तो ये बस इस टेबल के अंदर मूव कर सकता है, लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन। तो इसको कांस्टेंट कहते हैं। 3 तरीके के कांस्टेंट होते हैं, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन और सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। सबसे पहला होता है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। ये वो होता है जिसमें बॉडी सिर्फ एक ही तरीके का मोशन करती है। व्हेन द मोशन बिटवीन अ पेयर इज लिमिटेड टू डेफिनेट डायरेक्शन, मतलब किसी एक ही डायरेक्शन में करेगी। जैसे ये देखो, ये तो हमारा बार है, इसके बीच में एक स्क्वायर होल है। अगर तुमने इसमें एक स्क्वायर रॉड डाल दी तो वो रॉड या तो आप फॉरवर्ड मोशन करेगी या बैकवर्ड मोशन करेगी, रोटेट नहीं कर सकती, ठीक है। तुम इस पे कहीं भी फोर्स लगाओगे वो या आगे जाएगी या पीछे जाएगी। तो इसमें एक ही तरीके का मोशन पॉसिबल है, तो ये कंप्लीटली कांस्टेंट हो गया। फिर है इनकम्प्लीटली कांस्टेंट। ये वहां होता है जहां पे एक से ज्यादा मोशन पॉसिबल है। जैसे पिछली बार जो स्क्वायर होल था, हमने उसको अगर सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, तो जो इसमें सर्कुलर रॉड तुम डालोगे वो रोटेट भी कर सकती है और फॉरवर्ड बैकवर्ड भी मूव कर सकती है। तो 2 तरीके के मोशन हो गए, तो ये हो गया इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। तीसरा होता है, ये उन दोनों से बेसिकली मिलके बना है। इसमें एक से ज़्यादा मोशन पॉसिबल होते हैं, लेकिन अगर हम एक्सटर्नली कुछ अप्लाई करें तो वो रुक जाती हैं। देखो, when the motion between the element forming a pair is such that the constant motion is not completely by itself but by some other means, then the motion is said to be such। देखो, जैसे ये है, इसमें अगर यहाँ पे हम ऊपर कुछ रखेंगे नहीं, तो ये जो हमारा सिस्टम है ये रोटेट भी कर सकता है और अप डाउन भी मूव कर सकता है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर लोड लगा दें, कुछ सामान रख दें, तो ये अप और डाउन मूवमेंट नहीं कर पाएगा। अप डाउन मूवमेंट इसकी रुक जाएगी, ये सिर्फ रोटेट कर सकता है। इस तरीके के मोशन को हम कहते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। समझ आ रहा है भाई? गणपत और ज्ञानचंद, तुम दोनों ने बिल्कुल अटेंड नहीं किया, इसलिए मैं तुम दोनों से स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ। बाकी लोग तो फिर भी ये लेक्चर सुन चुके हैं। ठीक है ना। हाँ हाँ, पीपीटी में सारी फिर से शेयर कर दूंगा ग्रुप में। क्या कह रहे हो?
हाँ हाँ, ये वाली भी कर दूंगा, पिछली वाली भी, और जो आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा अगली क्लास में उसकी भी पूरी पीपीटी शेयर कर दूंगा, पूरी बन गई है। तो इसी में अगला टॉपिक होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तुम लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा। मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जिससे तुम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्पेसिफाई कर सकते हो, वो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो अगर किसी कॉन्फ़िगरेशन में तुम पे n नंबर ऑफ फ्री पार्टिकल्स हैं जो, और हर पार्टिकल 3 डायमेंशन में मूव कर सकता है x y z, तो अगर n पार्टिकल है तो 3n हो गया, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n हो गई। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n फ्री पार्टिकल्स हैज 3n नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एज पर 3n डायमेंशनल स्पेस। अब अगर तुम कोई कांस्टेंट लगा देते हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कम हो जाएगी। तो अगर n फ्री पार्टिकल्स हैं और उस पर अगर मैंने m कांस्टेंट लगाया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम m घट जाती है, तो 3n माइनस m हो जाती है। जैसे मैं पेन का एग्जांपल दे रहा था, ये अभी आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन अगर मैं इसे टेबल पे रख दूं तो मैंने इस पे एक कांस्टेंट लगा दिया, इसकी एक तरीके की मोशन रोक दी, तो पहले 3 थी, अब हो जाएगी 3 माइनस 1 2। तो जो भी कांस्टेंट होते हैं वो हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। तो n फ्री पार्टिकल्स हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3n माइनस m। देखो एग्जांपल भी है, स्पेस में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, प्लेन में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेयर के ऊपर मूव कर रहा है तो वैसे तो वो 3 डायमेंशन है, लेकिन उस पर एक कांस्टेंट आ जाता है रेडियस का, वो उस स्पेयर से अलग नहीं हो सकता। तो एक कांस्टेंट आ गया तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गई, तो 3 माइनस 1 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है? देखो ये इससे समझा रखा है, अप डाउन फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट, समझ लो 3 तरीके के मोशन हो गए। ये तो 3 ट्रांसलेशनल मोशन हो गए, तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर ऑब्जेक्ट फ्री है तो वो इन तीनों एक्सिस के अराउंड रोटेट भी कर सकता है। एक को रोल कहते हैं, एक को पिच, एक को यॉ। तो 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। ये देखो 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल, दोनों को जोड़ोगे तो ये वाली फिगर आ जाएगी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फिर ये था, ये तुम लोगों ने आई थिंक 11th क्लास में पढ़ा भी होगा। मोनो एटॉमिक की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। डाई एटॉमिक की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ट्राई एटॉमिक 2 तरीके के होते हैं, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। दोनों की 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है, लीनियर वाले में 4 वाइब्रेशनल 2 रोटेशनल होती हैं, और नॉन लीनियर वाले में 3 रोटेशनल 3 वाइब्रेशनल होती हैं। फिर बताया था डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सिस्टम क्या होता है। डिस्क्रीट सिस्टम होते हैं जो स्टेप्स में होते हैं, मतलब जिनको तुम एग्जैक्टली काउंट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दिया था, कोई कस्टमर आया, वो 315 पे आया, 323 पे आया, मतलब ये एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं जिनको तुम एग्जैक्टली बता सकते हो। ये डिस्क्रीट हो गया। कंटिन्यूस वो होते हैं जहाँ पे तुम्हें एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है। जैसे अमाउंट ऑफ वाटर कितना, अगर तुमसे कोई पूछे एक रिवर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो रहा है, तो वो एक कंटिन्यूस सिस्टम है, तुम्हें नहीं पता, ऐसे नहीं पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि तुम आज रात को बैठ के काउंट करना शुरू करो तो सुबह तक काउंट कर लोगे कि उसमें कितना पानी है। ठीक है, इस तरीके के सिस्टम को कंटिन्यूस सिस्टम कहते हैं। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें उस बॉडी पे अगर तुम 2 पॉइंट लेते हो तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे उस बॉडी को तुम कहीं भी ले जाओ। जैसे फिर से पेन पे देख लो, अगर इस पेन पे तुम एक पॉइंट यहाँ मार्क कर दो और एक पॉइंट यहाँ मार्क कर दो, उसके बाद तुम इस पेन को ऊपर से नीचे फेंको, अपने घर ले जाओ, मेरे घर ले जाओ, यूनिवर्सिटी ले जाओ, उन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, उतने का उतना रहता है। तो इस तरीके की बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, हाँ भाई गणपत ज्ञानचंद, ठीक है ना। अब इसी में रिजिड बॉडी वर्सेस पार्टिकल था, तो तुम पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर इसी में बताया था नॉन रिजिड बॉडी। नॉन रिजिड बॉडी में 2 होती हैं, एक इलास्टिक बॉडीज और एक प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी वो होती है जिसको अगर तुम कंप्रेस करो तो अपनी शेप पे वापस आ जाए, और प्लास्टिक बॉडी वो होती है जिसको तुम
कंप्रेस करो तो अपनी शेप पे वापस ना आए। जैसे कॉस्को की बॉल होती है ना, उसको तुम कंप्रेस करोगे तो रिटर्न अपनी शेप पे वापस आ जाती है। तो इस तरीके की बॉडी इलास्टिक बॉडी है, और इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। इसी तरह जो उस बॉडी वापस नहीं आती है वो प्लास्टिक बॉडी, और प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। ये हुक्स लॉ का ग्राफ है, सब बच्चों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर इलास्टिक लिमिट। तो ये देखो यहाँ तक इलास्टिक लिमिट है तो प्रोपोर्शनल है, उसके बाद हुक्स लॉ फॉलो होना कम हो जाता है, फिर बाद में आता है प्लास्टिक बिहेवियर। उसके बाद और उसको खींचते रहोगे, कंप्रेस करते रहोगे तो डी पॉइंट आता है जहाँ पे सारी प्रोपोर्शनल लिमिट खत्म हो जाती है। उसके बाद अगर तुम उस बॉडी को जरा सा भी फोर्स दोगे तो फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है, टूट जाती है। और ये सी के बाद परमानेंट सेट होता है। परमानेंट सेट मीन्स स्प्रिंग को अगर तुम कंप्रेस करो तो एक स्टेज के बाद स्प्रिंग सीधी हो जाती है, वापस अपनी पोजीशन पे नहीं जाती है, उस स्टेज को परमानेंट सेट कहते हैं। टाइप ऑफ कांस्टेंट अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ पूछना है तो बताओ आज की क्लास में। हाँ भाई ज्ञानचंद गणपत, कल पूछोगे?